राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन को सूटेबल वे में रिप्रेजेंट करना रिसर्च रिपोर्टिंग कहलाता है। ये ओरल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी हो सकती है और रिटन प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी हो सकती है। रिटन प्रेजेंटेशन मींस जो हमारी साइंटिफिक राइटिंग है वो किसी थीसिस की फॉर्म में हो सकती है, किसी रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर की फॉर्म में हो सकती है, या इसके अलावा अगर कोई सर्वे या क्वेश्चन ईयर बेस्ड हमारा अगर रिसर्च वर्क था तो वो रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्म में भी हमारी रिसर्च रिपोर्टिंग हो सकती है। बट हमारी रिपोर्टिंग किसी भी फॉर्म में हो, मेन थिंग इज कि रिसर्च रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इसको प्रॉपर वे में नहीं किया जाएगा या अगर ये प्रॉपर्ली अपना फाइंडिंग्स को कन्वे अगर नहीं कर रही रिपोर्ट, तो हमारा अच्छे से अच्छा हाइपोथेसिस या अच्छे से अच्छी रिसर्च वर्क जो स्टडी कंडक्ट की गई है वो लेस वर्थी हो जाएगी, उसका कोई भी हमें बेनिफिट नहीं होगा अगर हमने सूटेबल वे में अपनी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं की। डिफरेंट स्टेप इन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, ये वो मेन स्टेप्स हैं जो हमें अंडर कंसिडरेशन रखने होते हैं, चाहे हम थीसिस की राइटिंग की बात करें या किसी रिपोर्ट राइटिंग की बात की जाए। रिसर्च रिपोर्टिंग में जो बेसिक चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए। नंबर 1, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट। लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट में सबसे पहली चीज आती है डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, और डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट से मुराद ये है हमारी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेस पर जो हमारा बेसिक कंटेंट डेवलप करना या जो फाइंडिंग्स हैं उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है वो डेवलप करना कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट कैन आइदर बी डन लॉजिकली और इट कैन बी डन क्रोनोलॉजिकली। लॉजिकली मीन्स इट इज बेस्ड ऑन थिंकिंग पैटर्न, जिसमें हम कनेक्शन और एसोसिएशन बनाते हैं एक या दो चीजों के दरमियान बेस्ड ऑन आर एनालिसिस। जबकि क्रोनोलॉजिकल में हम अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी उसके इवेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, और यू कैन से दैट और ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से इवेंट्स अरेंज हुए उसकी बेस पर आप अपने कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। Second step is the preparation of final outline. It is the framework of main points based on logical analysis. फर्स्ट में जो लॉजिकल एनालिसिस की बेस पर हमने पॉइंट्स डेवलप किए हैं उसकी बेस पर एक ब्रीफ आउटलाइन प्रिपेयर की जाती है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारी जो रिसर्च रिपोर्टिंग है उसके मेन पॉइंट्स ये होंगे। प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। आफ्टर डूइंग लॉजिकल एनालिसिस एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल आउटलाइन, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। इस स्टेप में वो तमाम प्रोसीजर जो डेटा कलेक्शन या जो सैम्पलिंग के दौरान इन्वॉल्व थे उनको डिस्कस किया जाता है। वो तमाम टेक्निक्स जो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल की गई, क्वेश्चनियर यूज किया गया, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया या फिर कोई सर्वे कंडक्ट किया गया, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और अगर रिसर्चर चाहे तो वो अपने काम में जो उसकी लिमिटेशंस थी, जो डिफिकल्टीज थी, उस हवाले से कोई ना कोई सजेशन पेश कर सकता है रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप इज री राइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट। दिस स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर्ड विद द रफ ड्राफ्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है जितनी एफर्ट इस स्टेप पर इन्वेस्ट की जाएगी, जितना टाइम इस स्टेप पर इन्वेस्ट किया जाएगा, उतनी ही एक बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग या एक बेस्ट रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आती है। इसमें जिन चीजों का ख्याल रखना होता है, नंबर 1, फॉर्मल राइटिंग स्टाइल फॉलो करना होता है। नंबर 2, चेक द रिपोर्ट फॉर वीकनेस इन लॉजिकल डेवलपमेंट। इस स्टेप में एक दफा फिर रिपोर्ट को क्रिटिकली चेक किया जाता है कि क्या उसकी जो लॉजिक्स हैं उनमें कोई वीकनेस तो नहीं रह गई, अगर रह गई है तो उसको दोबारा से रिमूव किया जाता है। इसकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन होनी चाहिए। इट मस्ट हैव अ डेफिनेट पैटर्न। एक उसमें शुरू से लेकर जो उसके पहले चैप्टर में पैटर्न है वही उसके लास्ट चैप्टर में होना चाहिए, या अगर वो एक रिसर्च पेपर है तो जो पैटर्न जो स्टाइल शुरू में फॉलो हो रहा है, कोई चाहे वो हेडिंग का है या चाहे वो किसी फिगर के कैप्शन के है, तो वो स्टाइल थोरोली सेम रहना चाहिए, उसका पैटर्न थोरोली सेम रहना चाहिए। इट मस्ट हैव कंसिस्टेंसी। इसके अंदर एक तसलसल होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि एक लाइन यहाँ से ली गई है एक कहीं और से ली गई है, बल्कि एक काम के अंदर तसलसल होना चाहिए ताकि रीडर जो है जब उस रिसर्च को पढ़े तो वो आसानी से उसके मीनिंग तक पहुंच सके। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसका स्पेशली उस पर फोकस रखना चाहिए। Preparation of final bibliography. It must include all those works which the researcher has consulted. वो जो उसने इन्फॉर्मेशन ली है वो चाहे बुक्स में से ली है, न्यूज़पेपर्स में से ली है, मैगजीन्स में से ली है, और अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च वर्क है तो ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन रिसर्च आर्टिकल्स या बुक्स में से होती है। तो अगर इस तरह की किसी भी जगह से उसने कोई इन्फॉर्मेशन कंसल्ट की है तो उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस स्टेप में प्रोवाइड की जाती है। अगर उसने डाटा कलेक्ट किया है किसी बुक से या किसी पैम्फलेट से तो उसके लिए वो उसका रेफरेंस किस तरह से मेंशन करेगा, यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले मेंशन किया जाता है ऑथर का नेम,
नेम ऑफ द ऑथर, लास्ट नेम, फर्स्ट। ऑथर नेम मेंशन करने में जो उसका सर नेम है, दिस इज द सर नेम ऑफ द ऑथर, और ये उसके नाम के जो शुरू वाला पार्ट है उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स मेंशन किए गए हैं। उसके बाद उसने जो भी बुक ली है, जिस बुक से कंसल्ट किया है, उसका टाइटल आ जाएगा। नेक्स्ट है ये उसकी प्लेस मेंशन की गई है जहां पर वो बुक पब्लिश हुई। ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उस बुक के पब्लिशर को, और ये बता रहा है कि वो बुक पब्लिश कब हुई। इसके अलावा हम फर्दर बुक का वॉल्यूम या उसका एडिशन नंबर या उसके पेज नंबर कि हमने स्पेसिफिकली उस बुक के कौन से पेजेस से ये इन्फॉर्मेशन ली है, उसको भी हम आगे यहाँ पर मेंशन करते हैं। इट मीन्स कि हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी कि ये इन्फॉर्मेशन इस जगह से, इस बुक के इस पेज से ली गई है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर से ली गई है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं जो कि यहाँ एग्जाम्पल में मेंशन है। सबसे पहले आ जाएगा, अगर हमने किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल लिया है तो उसमें ऑथर का नेम आ जाएगा। उसमें भी वही पैटर्न रहेगा कि ऑथर का जो सर नेम है वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद जो उसके अपने नाम के जो पहले पहले अल्फाबेट्स हैं, जो इनिशियल्स हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद जो आर्टिकल है उसका टाइटल कोटेशन मार्क्स में, इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा। उसके बाद जिस पेरियोडिकल या यानी जिस मैगजीन से या जिस न्यूज़पेपर से लिया गया है उसका नाम आता है। उसके बाद आगे अगर तो कोई इसका वॉल्यूम या कोई ऐसा नंबर मेंशन है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद उसकी कि वो कहाँ पर पब्लिश हुआ, किस प्लेस पर पब्लिश हुआ, वो प्लेस आ जाती है। उसकी प्रॉपर डेट आ जाती है, प्रॉपर ईयर आता है, और उसके बाद आ जाता है पेज नंबर। पी रिप्रेजेंट कर रहा है पेज नंबर को। बट ये हमारे पास एक रेफरेंसेस का एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया बेसिक स्टाइल है। हमारे पास रेफरेंस स्टाइल वेरी करते हैं और हम अपनी रिकमेंडेशन या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी रेफरेंस स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। बट द मेन फोकस है कि हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि हमने अपने काम में अगर किसी और के काम से कोई इन्फॉर्मेशन ली है तो हम उसके हवाले से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिब्लियोग्राफी। राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, इट शुड बी रिटन इन कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल। कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल से यहाँ पर मुराद ये है कि ये फोकस्ड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड हमने काम किया है, ये टू द पॉइंट उसके बारे में ही एड्रेस कर रहा हो। इट शुड हैव सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड वेग एक्सप्रेशन। सिंपल लैंग्वेज से मुराद ये है कि लैंग्वेज इस तरह से हो कि रीडर उसको आसानी से उसके एग्जैक्ट मीनिंग तक पहुंच सके। और वेग एक्सप्रेशन से मुराद है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना दिया जाए जिससे ये कम्युनिकेट हो रहा हो कि रिसर्चर खुद अपनी फाइंडिंग्स के बारे में कंफ्यूज है। तो मीन्स कि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। इट मस्ट हैव ओरिजिनलिटी, जो उसकी फाइंडिंग्स हैं चाहे वो जैसी भी हैं वो ओरिजिनलिटी में ही रिपोर्ट की जानी चाहिए। इट शुड नॉट बी डल एंड मस्ट मेंटेन इंटरेस्ट। इस तरह की राइटिंग होनी चाहिए कि उसके अंदर रीडर का इंटरेस्ट डेवलप रहे, वो डल ना हो और शुरू से लेकर आखिर तक वो उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सके। एवरी रिपोर्ट शुड बी एन अटेम्प्ट टू सॉल्व सम इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। हमेशा रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि वाकई वो कम्युनिकेट करे इस बात को कि ये वाकई किसी न किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ एक स्टेप था। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो रिसर्च और वो उससे बनाई जाने वाली रिपोर्ट जो है वो किसी भी तौर पर फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये स्टेप्स थे जिनकी बेसिस पर रिसर्च रिपोर्टिंग की जाती है। अब हम इसकी बेसिस पे देखेंगे कि एक हम थीसिस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी बेसिक लेआउट क्या होती है। एक रिपोर्ट जो कि किसी सर्वे या क्वेश्चनर की रिपोर्ट अगर प्रिपेयर की गई है तो उस रिपोर्ट की बेसिक लेआउट क्या होती है, और अगर हम एक ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसकी हमारी लेआउट या उसमें हमने किन बातों का ख्याल रखना होगा। बट जो मेन हमारे पॉइंट्स है जिनको हमने फोकस में रखना है वो हमारी हर तरह की रिसर्च रिपोर्टिंग में सेम रहेंगे जो कि हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं। थैंक यू।